आज की क्लास के अंदर आपका स्वागत है। लास्ट क्लास के अंदर हमने पॉलीमर्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसके अंदर नेचुरल रबड़, सिंथेटिक रबड़ और टाइप्स ऑफ पॉलीथीन के बारे में स्टडी किया था कि पॉलीथीन कितने प्रकार की होती है, HDP, LDP। आज का टॉपिक है हमारा बेकेलाइट। बेकेलाइट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि बेकेलाइट बनता किससे है। बेकेलाइट के फॉर्मेशन के लिए एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था लेडेरर। लेडेरर माने से इसने एक रिएक्शन बताई थी। उस रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि हमारा जो फिनोल होता है, बेंजीन और बेंजीन के ऊपर OH, यानी कि हमारा एक तो फिनोल प्लस फॉर्मल्डिहाइड HCHO, फॉर्मल्डिहाइड दोनों या तो एसिड या फिर कोई बेस यानी कि अम्ल या फिर क्षार की उपस्थिति के अंदर संघनन करते हैं और संघनन करने के बाद में दो प्रकार के उत्पाद बनाते हैं। एक तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल और दूसरा हमारा बनता है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल। इसको हम बोलते हैं ऑर्थो। ऑर्थो के ऊपर हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो इसको तो हम बोलते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल और इसको हम बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल। बेकेलाइट के फॉर्मेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल था लेंडेरर मानेसे। लेंडेरर मानेसे ने एक रिएक्शन बनाई थी उस टाइम, जिसके अंदर फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड एसिड या फिर बेस की प्रेजेंस के अंदर दो प्रकार के उत्पाद बनाते हैं, एक ऑर्थो हाइड्रोक्सी, दूसरा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल। इसको याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है, यदि फॉर्मल्डिहाइड को मैं कंबाइन करता हूं तो फॉर्मल्डिहाइड को हम लिख सकते हैं CH2O। अब CH2O ग्रुप तो है इसमें दोनों में। अब फिनोल की जब कभी भी हम अनुनादी संरचना बनाते हैं तो इसके ऑर्थो और पैरा स्थिति के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, अतः हम क्या करेंगे CH2O ग्रुप को ऑर्थो और पैरा दोनों पोजीशन पर जोड़ेंगे। अब दोनों पोजीशन पर जब जोड़ते हैं तो यहां से एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, वो हाइड्रोजन भी क्या होगा इसी के साथ ही अटैच हो जाएगा, तो क्या बन गया अपना CH2OH। तो ऑर्थो पर CH2OH और सेकंड वन इज पैरा पर CH2OH। इसको हम बोलते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल। इसी को फिर हम कंटिन्यू करते हैं। अभी हमारा बेकेलाइट बना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लेडेरर मानेसे ने एक रिएक्शन बताई थी। ये रिएक्शन हमें याद रखनी ही पड़ती है। फिनोल वाला एक चैप्टर आएगा, उसके अंदर भी ये रिएक्शन दोबारा रिपीट होगी, साइंटिस्ट के नाम से रिलेटेड है तो हमें याद रखना ही पड़ता है। अब ऑर्थो हाइड्रोक्सी और पैरा हाइड्रोक्सी जो भी हमारा उत्पाद बन चुका है, अब उस उत्पाद के अंदर यदि हम सिर्फ और सिर्फ लेते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी O CH2H CH2OH, यदि हम लेते हैं सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल, इसकी बहुत सारी एकलक इकाइयां लेते हैं और उनकी तनु अम्ल की उपस्थिति के अंदर उनका संघनन करवाते हैं। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल की बहुत सारी इकाइयां लेते हैं और उनका तनु अम्ल की उपस्थिति के अंदर संघनन कराते हैं। तो संघनन में हमेशा जल के अणु का निष्कासन होता है, तो इसमें से क्या होगा OH मॉलिक्यूल्स का निष्कासन हो जाएगा, तो हमारा क्या बनेगा फिनोल वैसे का वैसा ही, OH बाहर निकल गया तो यहां पर आ गया CH2,
ये सिर्फ एक यूनिट है, इसको समझाने के लिए मैं मिनिमम इसकी 2 यूनिट काम में ले रहा हूं, तो एक और ऐसी यूनिट OH। अब दूसरी यूनिट में से भी OH बाहर निकलेगा, तो दूसरी यूनिट में क्या आ जाएगा, CH2। तो एक कोवलेंसी इसकी वैकेंट है, ये इसके साथ जुड़ जाएगी, ये आगे आने वाली इकाइयों के साथ। इसे हम बोलते हैं, इसका एक रेखीय बहुलक जिसका नाम होता है नोवलक। ये एक प्रकार का रेखीय बहुलक होता है। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल की क्रिया यदि हम तनु अम्ल की उपस्थिति के अंदर करवाते हैं तो हमारा एक रेखीय बहुलक बनता है जिसको हम बोलते हैं नोवलक। अब बात आती है कि बेकेलाइट फिर कैसे बनता है। बेकेलाइट के फॉर्मेशन के लिए हम ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी दोनों की एकलक इकाइयां काम में लेते हैं। ये तो हमारा ऑर्थो हाइड्रोक्सी, और ये दूसरी इकाई हमारी पैरा हाइड्रोक्सी। पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल। अब दोनों एकलक इकाइयां जब हमारी तनु क्षार की उपस्थिति के अंदर संघनन करती है, तो संघनन के अंदर हमेशा क्या होगा, ऑर्थो में से भी OH बाहर निकलेगा और पैरा में से भी OH बाहर निकलेगा। तो इसको मैं सिंपली एक याद करने का तरीका बता रहा हूं कि आप क्या कीजिए कि फिनोल की 2 एकलक इकाइयां बना, एक तो ऊपर की तरफ और ऐसी ही एकलक इकाई ब्रांचिंग के अंदर नीचे की तरफ। बन गई। अब जितने भी फिनोल के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी ऑर्थो और पैरा, क्योंकि ऑर्थो पर है, दूसरा किस पर है, पैरा, दोनों स्थितियों पर CH2 ग्रुप जोड़ दो। इसका ऑर्थो ये वाला, इसका पैरा ये वाला, इसका ऑर्थो ये वाला, इसका पैरा ये वाला, इसका ऑर्थो ये, इसका ऑर्थो ये वाला, इसकी एक संयुक्ता खाली है इसके साथ बॉन्डिंग, इसकी संयुक्ता खाली है इसके साथ बॉन्डिंग, इसका जो पैरा है इसके साथ और इसका पैरा इसके साथ। यहां पे ले लेंगे N, इसको हम बोलते हैं एक प्रकार से रिसोल, या फिर हम इसको बोलते हैं बेकेलाइट का क्रॉस बंधित बहुलक। ऑर्थो हाइड्रोक्सी और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल दोनों की एकलक इकाइयां जब तनु क्षार की उपस्थिति के अंदर संघनन करेगी तो हमारा एक क्रॉस बंधित बहुलक बनता है जिसको अपने बोलते हैं बेकेलाइट। इस बेकेलाइट की पोजीशन के अंदर ऑर्थो और पैरा दो ही स्थिति के ऊपर अपने CH2 ग्रुप उपस्थित होते हैं, तो हम उनको उसी हिसाब से जोड़ते हैं। ये कहलाता है हमारा बेकेलाइट। बेकेलाइट का यूज काफी सारा है। मेनली बेकेलाइट का जब हम उपयोग करते हैं तो बेकेलाइट का मैक्सिमम जो उपयोग है इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में होता है। इलेक्ट्रॉनिक जो पार्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स जो होते हैं उसका निर्माण करने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स के अंदर आते हैं जैसे हमारे स्विच है, प्लग है, टेलीविजन के अस्तर है, इन सभी का निर्माण करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। बेकेलाइट की संरचना को, यानी कि एग्जाम के अंदर काफी बार बेकेलाइट की डायरेक्ट संरचना आती है, तो बेकेलाइट की संरचना को एक बार मैं डायरेक्ट ही बता रहा हूं कि कैसे बनता है। वैसे मैंने तुम्हें पूरा का पूरा क्लियर किया है कि बेकेलाइट बनता है लेडेरर मानेसे के अकॉर्डिंग। फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड दोनों आपस में संघनन करते हैं और संघनन करने पर एक ताप दृढ़ बहुलक बनता है। बेकेलाइट हमारा आता है ताप दृढ़ बहुलक में, जिसके अंदर रिसाइकल का गुण कभी भी नहीं पाया जाता। बेकेलाइट को
एक बार मैं दोबारा बता रहा हूं, जब हमारी ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल की इकाइयां आपस में जुड़ती है, तो मैं थोड़ा सा इजी करने के लिए फिनोल के 2 मॉलिक्यूल्स ले रहा हूं और 2 ही मॉलिक्यूल्स इसकी ब्रांचिंग में। अब ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल आपस में रिएक्ट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, फिनोल की ऑर्थो और पैरा स्थिति के ऊपर CH2 ग्रुप जोड़ देते हैं। ये इसका ऑर्थो ग्रुप, ये इसका पैरा ग्रुप, ये इधर वाला इसका ऑर्थो ग्रुप और ये वाला पैरा ग्रुप, ये इसका ऑर्थो ग्रुप, ये इसका ऑर्थो ग्रुप और इसका पैरा इसकी अपोजिट डायरेक्शन। दोनों की ऑर्थो की तरफ से संयोजकता वैकेंट रहेगी, क्योंकि बहुत सारी एकलक इकाइयां इसी क्रम के अंदर जुड़ेगी। एन के रूप में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसको हम बोलते हैं बेकेलाइट। ये बेकेलाइट का एक प्रकार से क्रॉस बंधित बहुलक होता है, क्रॉस बंधित बहुलक, जिसके अंदर CH2 ग्रुप वाली जो इकाई है, CH2 ग्रुप वाली इकाइयां हैं, वो सारी की सारी एक प्रकार से त्रिविम संरचना के रूप में व्यवस्थित रहती है। इसको हम बोलते हैं बेकेलाइट। बेकेलाइट का उपयोग हम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स बनाने के अंदर, स्विच, प्लग, टेलीविजन के अस्तर वगैरह बनाने के अंदर। बेकेलाइट के बाद में हम एक नेक्स्ट बहुलक की बात करेंगे, जिसको अपने बोलते हैं नाइलॉन 6। वैसे ये एक छोटा सा टॉपिक है, नाइलॉन 6। नाइलॉन के बहुत सारे यौगिक अभी तक खोजे जा चुके हैं, जिनके अंदर हमने एक पहले पढ़ा था नाइलॉन 6, दूसरा हम स्टडी कर रहे हैं नाइलॉन 6। नाइलॉन 6 जो है, इसका निर्माण होता है, एक इकाई होती है जिसको अपने बोलते हैं कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम की एकलक इकाई हो, इसको अपने एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम भी बोला जाता है। कैप्रोलैक्टम की एकलक इकाइयों के बहुलकीकरण के द्वारा होता है। अब देखो कैप्रोलैक्टम होता क्या है, हमने एक पेप्टाइड बंध पढ़ा था, पेप्टाइड बंध NH और C डबल बॉन्ड O, इसको अपने बोलते हैं पेप्टाइड बंध। कैप्रोलैक्टम के अंदर भी पेप्टाइड बंध ही होता है, NHCO बंध। नाइलॉन 6 है, इसका मतलब इसमें टोटल कार्बन कितने होंगे, 6 होंगे। 6 के 6 कार्बन हमारी चक्रीय संरचना के रूप में व्यवस्थित होते हैं, जिसके अंदर एक कार्बन ये आ गया, दूसरा CH2, तीसरा, चौथा, पांचवा, 1 2 3 4 5 और एक CH2 और आ गया। इसको हम बोलते हैं कैप्रोलैक्टम। अब कैप्रोलैक्टम को जब अपने गर्म पानी के अंदर डालते हैं, यानी कि जब अपने इसको हीट करते हैं, तो हीट करने पर क्या होता है कि जो भी पेप्टाइड बॉन्ड जो है, NHCO बॉन्ड जो है, NHCO बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाता है। NHCO बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। अब NHCO बॉन्ड ब्रेक होगा तो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, वो एक लीनियर स्ट्रक्चर के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, NH की एक संयोजकता वैकेंट रहेगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नाइलॉन 6। नाइलॉन 6 का निर्माण होता है कैप्रोलैक्टम की एकलक इकाई के द्वारा। कैप्रोलैक्टम की एकलक इकाई को अपने पानी में डालकर गर्म करते हैं। गर्म करने पर जो भी हमारा NHCO बॉन्ड है, जिसको अपने पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं, जो नाइलॉन 6 में पढ़ा था, वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, एक रेखीय संरचना के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो हमारा यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं इसको, NH के बाद में 1 2 3 4 5 CH2 है, तो इनको डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, CH2 5 के बाद में C डबल बॉन्ड O। इसकी भी एक संयोजकता वैकेंट, इसकी भी वैकेंट। इसको मैं डायरेक्टली N के रूप में रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये कहलाता है हमारा नाइलॉन 6, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन हमारे पास 6 है। अब बात आती है कि नाइलॉन 6 का हम यूज किसके अंदर करते हैं। नाइलॉन 6 का उपयोग हम करते हैं एक तो रस्सियां बनाने में, जो भी रस्सियां वगैरह बनती है वो बनाने के अंदर करते हैं। वायलिन है,
गिटार है, उनके जो भी तार बनाए जाते हैं वो भी नायलॉन 6 के द्वारा ही बनाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जैव बहुलक, जैव निम्नीकृत बहुलक और अजैव निम्नीकृत बहुलक, बायोपॉलीमर, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर और बायो नॉन डिग्रेडेबल पॉलीमर। सबसे पहले बात करते हैं जैव बहुलक। जैव बहुलक ऐसे बहुलक होते हैं जो हमें जीव जंतुओं, या फिर प्लांट से यानी कि पेड़ पौधों से मिलते हैं। जीव जंतुओं और प्लांट से मिलने वाले जितने भी बहुलक होते हैं वो सारे के सारे हमारे जैव बहुलक होते हैं। जैव बहुलक के एग्जाम्पल के रूप में आता है जैसे प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड के बारे में हम आगे एक चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स आएगा, उसके अंदर स्टडी करेंगे। उसके अलावा न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल के अंदर आते हैं डीएनए और आरएनए। पॉलीसैकेराइड के अंदर आते हैं सेलुलोज, ग्लाइकोजन एटसेट्रा। नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है जैव बहुलक, जैव निम्नीकृत बहुलक और अजैव निम्नीकृत बहुलक। जैव बहुलक नाम से इंडिकेट है, जैव का मतलब जीव यानी कि जीव जंतु और पेड़ पौधों से हमें मिलते हैं, उन सभी को अपने जैव बहुलक बोलते हैं। ये ह्यूमन बॉडीज के लिए या फिर पर्यावरण की दृष्टि से सबसे उपयोगी है, किसी भी प्रकार से इनसे कोई नुकसान नहीं होता, इसलिए ये सबसे ज्यादा हेल्पफुल माने जाते हैं, जैसे प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, न्यूक्लिक अम्ल। तीसरा आता है अजैव निम्नीकृत बहुलक। जैव निम्नीकृत बहुलक को हम अलग से पढ़ेंगे। अजैव निम्नीकृत बहुलक जो होते हैं वो एक प्रकार के संश्लेषित बहुलक होते हैं। ये एक प्रकार के संश्लेषित बहुलक होते हैं, यानी कि लेबोरेटरी वगैरह के अंदर इनको बनाया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में आता है जैसे पॉलीथीन, बेकेलाइट, पीवीसी और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जो हमारे लेबोरेटरी के अंदर बनाए जाते हैं। तीसरे प्रकार का आता है जैव निम्नीकृत बहुलक। एक बार मैं डेफिनेशन इसकी यही बता रहा हूं, वैसे इसके एग्जाम्पल को हम अलग से स्टडी करेंगे और ये हमारा एक प्रकार से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैव निम्नीकृत बहुलक ऐसे होते हैं जो पर्यावरण की दृष्टि से सबसे उपयोगी होते हैं, यानी कि पर्यावरण को किसी भी प्रकार से इससे कोई भी नुकसान नहीं होता। सबसे उपयोगी बहुलक जो होते हैं वो जैव निम्नीकृत बहुलक होते हैं। इनका जो निर्माण किया जाता है वो सूक्ष्म जीव जो है उनके अपघटन या फिर विघटन के द्वारा होता है। अपघटन या फिर विघटन के द्वारा होता है, यानी कि जो भी हमारी सड़ी गली वस्तुएं हैं उसके ऊपर बैक्टीरिया वगैरह पनप जाते हैं, उसके बाद में उसका विघटन कर देते हैं, उसके द्वारा जो बहुलक बनते हैं वो हमारे कहलाते हैं जैव निम्नीकृत बहुलक। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जैव बहुलक नाम से इंडिकेट है, जीव जंतु या पेड़ पौधों से मिलते हैं, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, न्यूक्लिक एसिड। अजैव निम्नीकृत बहुलक जो एक प्रकार के संश्लेषित बहुलक होते हैं, लेबोरेटरी के अंदर बनाए जाते हैं, पॉलीथीन, बेकेलाइट। जैव निम्नीकृत बहुलक ऐसे बहुलक होते हैं जो पर्यावरण की दृष्टि से सबसे ज्यादा उपयोगी होते हैं और सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनके विघटन के द्वारा बनाए जाते हैं। इनके अंदर काफी सारे एग्जाम्पल आते हैं, हम इसी को स्टडी करेंगे। जैव निम्नीकृत बहुलक के अंदर सबसे पहला एग्जाम्पल आता है PHBV, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। पहले इसका फुल फॉर्म कि इसकी फुल फॉर्म होती क्या है। P का मतलब होता है पॉली, H का मतलब हाइड्रोक्सी, पॉली हाइड्रोक्सी, B का मतलब ब्यूटाइरेट, पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, और दूसरी V का मतलब होता है वैलेरेट, लेकिन दोनों यूनिट को अपने आपस में जोड़ने के लिए हम यूज करते हैं पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट। कई बार इसका फुल फॉर्म भी पूछी गई है, PHBV। मेनली ध्यान रखना है, B का मतलब ब्यूटाइरेट
और वी का मतलब वैलेरेट, यानी कि दो नाम के ऊपर कंसंट्रेट करना है, एक तो ब्यूटाइरेट और दूसरा वैलेरेट। पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट। इसका निर्माण दो प्रकार की एकलक इकाइयों के द्वारा होता है। पहली है ब्यूटाइरेट यानी 4 कार्बन की, इसके अंदर हम लेते हैं 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक। और दूसरी इकाई भी होती है 3 हाइड्रोक्सी की, 3 हाइड्रोक्सी, बस ब्यूटेनोइक की जगह आ जाती है पेंटेनोइक, यानी कि 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक जो ब्यूटाइरेट से मिलकर बना हुआ है, और 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक। ब्यूटेनोइक है, ओइक के रूप में अपने कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका नामकरण करते हैं। तो ब्यूटेनोइक है तो 4 कार्बन की श्रृंखला आ जाएगी, 1 2 3 4। ओइक वाला कार्बन खुद कार्बन की श्रृंखला में गिना जाता है। 3 पर हाइड्रोक्सी है, OH ग्रुप, कोवलेंसी पूरी करेंगे, CH3 CH CH2। ऐसे ही पेंटेनोइक प्लस 5 कार्बन की श्रृंखला, 1 2 3 4, और 5th कार्बन अपना कार्बोक्सिलिक का, और 3 पर हाइड्रोक्सी, 1 2 3, 3 पर OH ग्रुप, संयोजकता पूरी करेंगे, CH3 CH2 CH CH2। अब दोनों एकलक इकाइयां आपस में जुड़ेगी और उसके बाद में संघनन होगा, और संघनन के द्वारा PHBV बनता है। इसके अंदर भी हम इसकी N इकाइयां, इसके अंदर भी हम इसकी N इकाइयां। अब दोनों को थोड़ा सा समान करने के लिए मैं थोड़ी सी पोजीशन चेंज कर रहा हूँ। OH ग्रुप को तो लेके जा रहा हूँ इधर और मैथिल ग्रुप को इधर। तो यहाँ पर तो मैंने लिख दिया OH ग्रुप और यहाँ पर लिख दिया मैंने मैथिल ग्रुप। ऐसे ही इसमें OH ग्रुप को तो ऊपर की तरफ, और यहाँ पर था हमारा एथिल ग्रुप C2H5, दोनों को कंबाइन करके। अब दोनों इकाइयां जब आपस में जुड़ेगी तो जुड़ने पर इसमें से जल के अणु का निष्कासन हो जाएगा। अब जल के अणु का माइनस NH2 के रूप में दोनों इकाइयां आपस में जुड़ जाएगी, OH CH CH3 CH2 CO O CH C2H5 CH2 C डबल OH। C डबल H में से हमेशा OH बाहर निकलता है और इसमें से H बाहर निकलता है। दोनों की एक कोवलेंसी वैकेंट है। इसको मैंने N के रूप में शो कर दिया। इसको हम बोलते हैं PHB, पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट। पहला एग्जांपल अपना जैव निम्नीकृत बहुलक का, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक यूनिट, और दूसरी एकलक इकाई 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक। जैव निम्नीकृत बहुलक का दूसरा एग्जांपल हम पढ़ते हैं नाइलॉन 2 नाइलॉन 6, नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। अब तक नाइलॉन के 2 कंपाउंड पहले पढ़ चुके हैं, नाइलॉन 6 जिसमें दोनों तरफ 6 कार्बन होते हैं, जिसका निर्माण हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडीपी कमल की एकलक इकाइयों के द्वारा होता है। और दूसरी इकाई आती है अपनी, दूसरा एग्जाम्पल पढ़ा था हमने नाइलॉन 6 का, जिसका निर्माण कैप्रोलैक्टम के द्वारा होता है और उसका उपयोग अपने वायलिन या फिर गिटार के तार बनाने में करते हैं। तीसरा एग्जाम्पल आता है नाइलॉन 2 नाइलॉन 6, जो कि एक जैव निम्नीकृत बहुलक है। एक और बात, जैव बहुलक, जैव निम्नीकृत बहुलक और अजैव निम्नीकृत बहुलक, तीनों में से पर्यावरण की दृष्टि से सबसे उपयोगी जो बहुलक है वो जैव निम्नीकृत बहुलक माने जाते हैं, क्योंकि इसकी वजह से किसी भी प्रकार से पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता। जिसके अंदर हमने पहला एग्जाम्पल पढ़ा था PHBV का। दूसरा एग्जाम्पल आता है नाइलॉन 2 नाइलॉन 6, नाम से इंडिकेट है, एक तरफ 2 कार्बन होंगे, एक तरफ 6 कार्बन होंगे। इसका निर्माण 2 प्रकार की इकाइयों के द्वारा होता है, जिसके अंदर पहली इकाई होती है उसको हम बोलते हैं ग्लाइसिन। ये ग्लाइसिन एक प्रकार का एमिनो एसिड है, सबसे पहला एमिनो एसिड जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, प्रकाशिक एक्रिय होता है ग्लाइसिन। और दूसरी इकाई होती है एमिनो कैप्रोइक, कैप्रोइक
अम्ल की। ग्लाइसिन है तो 2 कार्बन होंगे। ग्लाइसिन के अंदर एक तो पाया जाता है COOH ग्रुप और एक एमीन ग्रुप, इसको बोलते हैं ग्लाइसिन। ये पहला एमिनो एसिड है। अब तक प्रकृति के अंदर लगभग 20 प्रकार के एमिनो एसिड खोजे जा चुके हैं, उन्हीं के अंदर पहला है ग्लाइसिन जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ग्लाइसिन। दूसरा आता है एमिनो कैप्रोइक अम्ल। कैप्रो हम पहले पढ़ चुके हैं, उसी को यूज करेंगे। NH2 और दूसरी तरफ COOH, दोनों में कॉमन चीज है NH2COH, NH2COH। इसमें 2 कार्बन होने चाहिए तो एक यहाँ पर आ चुका है, एक CH2 ग्रुप ले लिया। इसके अंदर टोटल 6 कार्बन होने चाहिए तो बीच में आ जाएंगे हमारे 5 कार्बन। इसको हम बोलते हैं एमिनो कैप्रोइक अम्ल। इसकी भी एन इकाइयां, इसकी भी एन इकाइयां आपस में संघनन करेगी और -NH2O के रूप में बाहर निकल जाएंगे। थोड़ा सा इजी करने के लिए इस एक H को मैं इधर लिख रहा हूँ, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएगा तो हमारा क्या बनेगा, NH2 CH2 CO NH CH2 5 COOH। कार्बोक्सिलिक में से हमेशा OH बाहर निकलता है और NH2 में से हमेशा H बाहर निकलता है। दोनों को N के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया। इसको हम बोलते हैं नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। दूसरा जैव निम्नीकृत बहुलक। जैव निम्नीकृत बहुलक के कुछ एक एग्जाम्पल और है जिनको हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टडी करेंगे। आज के लिए मैं मानता हूँ इतना काफ़ी है। आप इन वीडियोस को बार बार देखिए क्योंकि हॉलीडेज के दिन चल रहे हैं आपके, तो बार बार देखोगे तो आई होप आपको ये कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। काफ़ी इजी चैप्टर है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे और उसी क्लास के अंदर मैं इसके कुछ एक क्वेश्चन भी आपको PDF के रूप में दूंगा। जय हिंद, जय भारत।